हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, मौज में हो? तो भाई साहब, हम लोग हीटिंग इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स की चर्चा कर रहे हैं। देखो, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल से शुरुआत करने वाला हूँ मैं। हालांकि मैं बहुत से क्वेश्चंस करा भी चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो किसी तरह की कोई कमी ना रहे, इसलिए मैं कुछ और तरह के क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ज़रूर करिए भाई फिजिक्स में। तो जवानों, हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सिंपल है। ये 9 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, सेल दे रखी है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम है, और ये दे रखा है 6 ओम का रेजिस्टेंस। अपने से क्या कहा गया है कि हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इन ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस पर सेकंड बताना है। और आपको मालूम ही है हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी पर सेकंड क्या होगा? पावर। इसको मतलब अपने को पावर डेवलप्ड बताना है भाई, और कुछ नहीं, उसने वर्ड बदल के कह दिया। ठीक है, तो पावर डेवलप्ड बताना है, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी। तो पावर का रिलेशन तो अपने को मालूम ही होना चाहिए। तो पावर के 3 रिश्ते होते हैं, आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू वी इंटू आई। अब ये लगाओ कि ये लगाओ कि ये लगाओ, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? अब भाई साहब, हम पहले, क्योंकि हमें इनके अक्रॉस, किसी के भी अक्रॉस करंट नहीं पता है, ना पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो इसलिए अब हमारे पास जो मेथड है वो ये है कि भाई साहब पहले रेजिस्टेंस निकालें नेट, और फिर हम करंट निकालें, और फिर हम वी निकालें हर एक के अक्रॉस, है ना? अच्छा, वैसे एक बात बताओ यार, इस सर्किट को तुम गौर से देखोगे, ध्यान से देखोगे, मन से देखोगे, तो ये दोनों पैरेलल में हैं। और क्या ये 9 वोल्ट के भी पैरेलल में? हाँ, नहीं भाई, 9 वोल्ट के पैरेलल में नहीं है। पैरेलल की जब भी बात होती है नाम दे लिया करो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम ए है, तो मैंने बता रखा है, जब तक वायर चलेगा नाम सेम चलेगा। अब इधर जंप करोगे, नाम मान लो बी रख दिया आपने, तो ये पूरा बी रहेगा, लेकिन ये भी बी रहेगा, सही बात है, बी रहेगा। लेकिन जंप करके यहाँ जाओगे भाई साहब, ये हो जाएगा सी। अब ये जो बैटरी लगी हुई है, सेल लगी हुई है, ये ए और सी के बीच में है, और ये है ए और बी के बीच में, ये भी है ए और बी के बीच में। इसका मतलब भाई साहब बात नहीं बन रही है। क्लियर है? तो अब अपने को क्या करना है भाई? अपने को ये करना है कि अब वन बाय वन चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथली करते चलेंगे हम लोग। तो क्या करें साहब? तो सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो पहले जानो, सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं सर्किट का। आप सबको मालूम है 3 और 6 पैरेलल में है, आंसर कितना आएगा? 2। 3 और 6 का पैरेलल सोल्व कर सकते हो यार, 2 आएगा, और वो 2 और इसके साथ किस में हो जाएगा? 3 ओम। फिर हम लोग करंट निकालने के लिए वही रिलेशन यूज करेंगे, V इक्वल टू आई इंटू आर, लेकिन ये भी नेट, ये भी नेट, और ये भी नेट। तो ये कितना है? 9। ये कितना है? निकालना है आई नेट, और आर कितना है? 3। तो कुल मिला के आई की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर नेट करंट आ गया है, मान लो आई मान लेते हैं उसको, तो करंट आ गया 3 एम्पियर। अब आपको मालूम है एक चीज, अब आपको एक चीज मालूम है कि ये जो 3 एम्पियर का करंट आया है, ये इधर गया, इन 2 टुकड़ों में टूटा, उसके बाद ये यहाँ पे गया, और लेकिन इसमें से तो 3 एम्पियर पूरा पास किया। तो भाई इसके अक्रॉस तो अपने को आई भी पता चल गया, आर भी पता चल गया, तो इसका काम तमाम हो गया। इसका मतलब इन 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम के रेजिस्टेंस में जो पावर डेवलप्ड होगी वो कितनी होगी? आई स्क्वायर इंटू आर, और आई कितना है साहब? 3। 3 तिया कितना होगा? 9, और आर कितना है? 1। तो इसका मतलब 9 वाट पावर आ जाएगी। इसका नाम P1 मान लेते हैं। तो इसके अक्रॉस तो हमें पावर मिल चुकी है। अब आपसे पूछा है कि भाई साहब इसमें बताओ, इसमें बताओ। अब एक बात बताओ यार, जो टोटल करंट आया था 3 एम्पियर, आपको पता है कि किस तरीके से वो डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो टोटल करंट 3 एम्पियर आया था, उसके 2 टुकड़े कर दो, एक टुकड़े का नाम I1 रख दो, दूसरे का नाम I2 रख दो। मैं ऊपर वाले का नाम I1 रख रहा हूं, नीचे वाले का I2। और I1 I2 आपको मालूम है इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होंगे। तो इसका रेजिस्टेंस था 6, तो 1/6, इसका था 3, तो 1/3। 6 है, 6 एलसीएम लेके, इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा भाई, 6 से गुणा कर दो। देखो बहुत सिंपल है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, समझ जाना आप। ठीक है, तो 1:2। तो करंट, ये मत पूछ लेना यार ये कैसे किया हमने, हाँ, सर्किट सॉल्विंग बतेरे क्वेश्चंस कर लिए हमने, अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो भाई साहब सर्किट सॉल्विंग, I1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी अपने पास? I1 की वैल्यू आ जाएगी, जिसके टुकड़े करने हैं वो, गुणा में इसकी हिस्सेदारी है वो, डिवाइडेड बाई दोनों का सम, तो कुल मिला के 1 एम्पियर। इसी तरीके से I2 निकालोगे, जिसकी हिस्सेदारी है वो, मतलब जिसके टुकड़े करने हैं वो, जो रेशियो है वो, डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, तो कुल मिला के साहब 2 एम्पियर आ चुका है। अब भाई इसका करंट भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो दोनों में लगा दो यार इसके, हाँ। तो पावर ऊपर वाले में लगाओगे, मान लो P2 नाम दे रहा हूँ इसकी पावर का, तो इसका करंट, इसका स्क्वायर भी 1 ही आएगा, इंटू आर 6, तो 6 वाट आ जाएगा, जूल पर सेकेंड या वाट। नीचे वाले की पावर P3 मान लो, तो इसका I स्क्वायर दैट इज 2 एम्पियर।
तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 गुना 2 इंटू आर कितना हो जाएगा 3, तो कुल मिला के 12 वाट। तो 12, 6 और 9, 12, 6 और 9 ये आ गई है पावर हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मतलब हीट प्रोड्यूस पर सेकंड जो उसने पूछा था। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम थी, ये हमने सॉल्व करी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है जानो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पहले रूल याद रखना है। आप पहले ट्राई करेंगे और फिर वीडियो को आगे देखेंगे। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है, आपको ट्राई करना, ठीक है। पेन कॉपी उठा लो भाई। देखो 4 ओम 2 ओम सीरीज में दे रखे हैं, इस ब्रांच में दे रखा है 3 ओम। ये किसी सर्किट का हिस्सा है, दिखा रखा है कि यहाँ से कहीं करंट आया है। खाली यदि अकेला यही दे रखा होता तो ऐसे तो बैटरी बिना करंट कैसे आएगा, ठीक है। इट इज ए पार्ट ऑफ ए सर्किट बोला हुआ है, आप लिख सकते हैं इट इज पार्ट ऑफ ए सर्किट, ठीक है। अपने को ये कहा है कि हीट रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम वाला जो है इसमें कितनी हीट, मान लो H1 हीट जनरेट हो रही है, तो 1 सेकंड में कितनी हो रही है 100 जूल्स पर सेकंड हो रही है। अपने से ये पूछा है साहब कि इसके अंदर कितनी हीट जनरेट होगी, और वो भी कितनी देर में 10 सेकंड में। भाई हमें मालूम है कि इसके अंदर यदि हम हीट जनरेशन का रिलेशन निकालना चाहेंगे तो हम या तो ये लिखेंगे v²/r इंटू टी, या फिर हम क्या लिखेंगे I²r इंटू टी, या फिर और ये इक्वल है प्लस नहीं है, या फिर हम क्या लिख देंगे v इंटू आई इंटू टी। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि r हमें मालूम है, तो या तो v पता हो या तो i पता हो। भैया तो हम ये रिलेशन लगाएं या तो हम ये रिलेशन लगाएं, क्योंकि एक वैल्यू तो पता है अपने को, टाइम भी पता है, तो सिर्फ v और i का लफड़ा है, और वो हम बेहद आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं साहब, आप जरा नजर डालो यार इस पे। इसके अंदर हीट पर सेकंड दे रखा है, मतलब पावर दे रखी है। तो क्या आप पावर का यूज करके इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा वो नहीं निकाल पाओगे? निकाल पाओगे, और जब करंट निकाल ही लोगे तो वही करंट इसमें भी फ्लो करेगा। तो कुल मिला के इस पॉइंट का नाम हम ए रखें, इस पॉइंट का नाम हम बी रखें, तो ए से बी के बीच में ओम्स रिलेशन लगाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, और वही यहां भी हो जाएगा, मतलब v निकल जाएगा। तो v निकल दिया अपना आंसर आ जाएगा, खत्म, ठीक है। लेकिन करके देखना है, ओके। तो भाई साहब देखते हैं, पहले इसके अक्रॉस हम लगाएंगे पावर इक्वल टू I² इंटू आर। क्यों लगा रहे हैं I? क्योंकि I इसमें जानना है, तो यदि हम इसका v निकाल लेंगे तो फिर इसका v नहीं निकाल पाएंगे हम, फिर उसके लिए एक थोड़ा सा और रिलेशन लगाना पड़ेगा। कैलकुलेट तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। तो भाई साहब I² इंटू आर, पावर कितनी दे रखी है साहब 100, आर कितना दे रखा है 4 को सोल्व करेंगे 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा। तो कुल मिला के आई की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। तो इसमें करंट आ चुका है 5 एम्पियर, तो इसमें भी कितना आएगा 5 एम्पियर, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब ए से लेके बी तक V इक्वल टू आई आर लगा दो। मैं बता चुका हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि V भी ए बी के बीच में, ये भी ए बी के बीच में, और ये भी ए बी के बीच में। करंट ए बी के बीच में कितना है 5, और रेजिस्टेंस ए बी के बीच में कितना है भाई, ये दोनों सीरीज में है, 4 और 2 6। इसका मतलब कुल मिला के 30 वोल्ट हो गया। इसका मतलब भाईजान यहाँ पर भी तो 30 वोल्ट ही है, खत्म, अब तो कुछ बचा ही नहीं यार। तो इसके एक्रॉस हीट निकालने के लिए अब रिलेशन लगा दो H का v²/r इंटू टी, क्योंकि v निकल चुका है तो ये आसान है रिलेशन। तो v कितना आ चुका है 30, तो 30 गुणा 30 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 3, और टाइम कितना था 10 सेकेंड। तो कुल मिला के अपने पास आंसर आ गया 3 1 2 और 3 गुणा 10 की पावर 3 जूल। इट इज द आंसर, मतलब इसके अक्रॉस हीट कितनी जनरेट हुई हमने आसानी से निकाल ली है। पहले जानो, आई होप आपको समझ आई होगी बात। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। दोबारा बताऊं, देखो हमने H लगाया, दैट इज v²/r इंटू टी। V कितना था जो भाई साहब यहाँ से निकला था, वो कितना था 30 वोल्ट। क्यों भाई साहब 30 वोल्ट है? क्योंकि ये भी तो पॉइंट A और ये भी तो पॉइंट B है, तो इसके अक्रॉस भी वही भी रहना है, इसलिए हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी 30 गुणा 30 अपॉन आर। आर इसका कितना दे रखा था 3 ओम इंटू टाइम, और टाइम दे रखा था उसने भाई 10 सेकेंड। पुट के आंसर आ गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देता हूँ। हाँ तो पहले जानो, एक क्वेश्चन और आपके लिए है, देखिए ध्यान से समझिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा लॉजिक लगेगा इसमें। 4 ओम 4 ओम और 4 ओम के 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, लेकिन भाई साहब ने क्या कहा कि भाई हर एक है ना, प्रत्येक जो है वो मैक्सिमम पावर 20 वाट ही सहन कर सकता है। इससे ज़्यादा यदि हम देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, हम कह सकते हैं मेल्ट हो जाएगा। मान लो
ठीक है, तो फंक्शनिंग सही नहीं होगी, प्रॉपरली नहीं होगी भाई, खराब होगी डिवाइस। तो उसने ये पूछा है कि यदि इस तरह की हालात हैं तो हम चाहते हैं कि ये सर्किट पूरा सेफ रहे, ये खराब ना हो, तो हम कितना इसके अंदर टोटल करंट पास करें, हर एक के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस समय, हर एक के अक्रॉस उस समय कितनी पावर डेवलप हो रही होगी, ये हमें निकालना है। और पूरे इंस्ट्रूमेंट्स जो भी लग रहे हैं इनकी टोटल पावर भी पूछ सकता है वो, तो ये सारी चीज़ें अपने को निकालनी है। तो हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ जवानों, एक चेन है आपके पास, ठीक है, वो चेन की ताकत कितनी है बता सकते हो? उस चेन की ताकत कितनी है जवानों? उस चेन की जो ताकत है वो उतनी है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी की ताकत है। वो कड़ी से ऐसे मिलके बनी हुई है, तो जो सबसे कमज़ोर है, मान लो वो 100 न्यूटन के फोर्स पे टूट जाती है, तो इसका मतलब चेन 100 न्यूटन पे टूट जाएगी। सबसे कमज़ोर वाली कड़ी, जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वही उसकी ताकत है। सेम चीज़ यहाँ है भाई साहब, मैक्सिमम 20 वाट वो सहन कर सकता है। इसका मतलब पहले ये तो देखो कि भाई साहब 20 वाट के लिए सबसे ज़्यादा रिस्क पे कौन है? ये वाला। कैसे है साहब? क्योंकि साहब इन दोनों बराबर के हैं। अब मान लो इसमें करंट जाएगा 1 एम्पियर, इसमें भी आएगा 1 एम्पियर, दोनों मिला के 2 एम्पियर जाएंगे, तो वो दोनों मिलके इसमें जाएंगे, तो ये इसमें ज़्यादा करंट जा रहा है, तो ये ज़्यादा रिस्क पे है। तो इसका मतलब है कि इस वाले रेजिस्टेंस के लिए हम मैक्सिमम करंट कितना ये सहन कर सकता है वो निकाल लेते हैं पहले। तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए पावर मैक्सिमम का यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा I² इंटू आर। अब आपके मन में ये तो नहीं है कि जी मैक्सिमम पावर के लिए तो आपने ये बताया था कि भाई साहब इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर होने चाहिए। अरे यार वो अलग चीज़ है, वो सर्किट के लिए है कि जब सेल पावर मैक्सिमम देगा तब। ये कह रहे हैं मैक्सिमम कितना सहन करेगा तब, तो वो चीज़ ही नहीं है। कई सेल वेल तो दिखाया नहीं, इसमें किसी सर्किट का पार्ट है। क्लियर है? तो भाई साहब 20 वाट मैक्सिमम पावर है, करंट हम निकालना चाहेंगे कि कितना मैक्सिमम ये सहन कर सकता है इंटू आर। तो कुल मिला के आई की वैल्यू जो आ जाएगी, मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है, I² इज मैक्सिमम √5 आ जाएगा। I² जो है वो 5 आएगा, तो आई की वैल्यू √5 एम्पियर आएगी। मतलब मैक्सिमम करंट जो जा सकता है वो √5 है। मतलब ये हुआ साहब कि इसके अंदर मैक्सिमम √5 एम्पियर का करंट जाएगा, क्योंकि यदि 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट चला गया √5 एम्पियर से, तो ये फूट जाएगा, जल जाएगा। अब बात आती है कि साहब यदि इस तरीके से जाएगा तो सीधी सी बात है, जब यहाँ √5 एम्पियर आएगा तो इसमें से कितना आएगा, √5 डिवाइडेड बाई 2, इसमें से भी कितना आएगा √5 डिवाइड, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है भाई। तो उस समय इसके एक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, V = I इंटू आर। आई कितना है, √5 डिवाइडेड बाई 2 गुणा में R कितना है 4, 2 दूनी 4, तो 2 √5। इसके एक्रॉस भी वही होगा, और इसके एक्रॉस कितना होगा, इसके एक्रॉस कितना होगा आप लगा सकते हो आसानी से। कितना होगा भाई साहब, V = I इंटू आर। तो इसका I कितना है √5 और R कितना है, तो 4 √5। तो टोटल वोल्टेज डिफरेंस A और B के बीच में कितना लगा सकते हैं हम, कितने वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं हम भाई। ये आया 4√5, ये था 2√5, तो 4 √5 और 2√5 जोड़ेंगे तो कुल मिला के 6√5। ये आंसर आ जाएगा कि भाई मैक्सिमम इतने वोल्ट की बैटरी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, ज़्यादा दोगे तो रेजिस्टेंस तो जो भी इसका फिक्स है, तो नेट करंट बढ़ जाएगा, तो ये सबसे पहले फूटेगा। ठीक है, अच्छा अब आपके मन में यदि ये शंका हो कि क्या पता ये भी फूट रहे हो, तो आप कैलकुलेट करके देख लो। अब I² R लगा के देख लो, तो I² R करोगे तो ये √5 का स्क्वायर करो तो 5 आएगा और नीचे आएगा 4। तो एक्चुअल में ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा होगा उस समय, सिर्फ 5। करोगे तो क्या लिखोगे आप, I² गुणा में R, ये तो लिखोगे इसकी पावर। और I² कितना आ जाएगा इसके लिए, 5/4, और इसका भी 4 है, तो ये 5 वाट की पावर उस समय कंज्यूम कर रहा होगा। और ये भी कितनी कर रहा होगा, 5 वाट। मैं फिर कह रहा हूँ, एक चीज़ समझो मैंने क्या बोला भाई। ये जो करंट है, इसके एक्रॉस जितना करंट आया उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इसकी पावर निकाल ली, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी पावर निकाल ली। इसमें 5 वोल्ट आया, इसमें 5 वाट आया, लेकिन इसमें क्या आया 20। आपने से क्या पूछा था, हर एक का करंट कितना होगा मैक्सिमम, कितनी वोल्टेज मैक्सिमम होगी, और ये तमाम बातें अपने से पूछी थी, तो हमने निकाल ली। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में जो सबसे कमजोर कड़ी है उसके ऊपर आप इक्वेशंस का सहारा लें, जो सबसे कमजोर कड़ी है वो।
तो सबसे कमज़ोर कड़ी हमारे लिए इस केस में ये था, तो हमने यहाँ पर फोकस किया। ठीक है, पहले जवानों अगला क्वेश्चन और देता हूँ, बहुत आसान था ये। हाँ तो जवानों अब जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये है तो बड़ा ही सिंपल सा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर पहले स्टार लगा लो, बाकी इसके बारे में बाद में जानकारी दूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से स्टार लगा लेना, एग्जाम्स के हिसाब से लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसने क्या कहा है कि भाई 4 सेल हैं सीरीज में कनेक्टेड है, 4 cells are connected in series having EMF E, each having EMF E and each having internal resistance small r। हर एक सेल का EMF छोटा E है और छोटा r हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, सभी को सीरीज में जोड़ा हुआ है। और उसके लिए मतलब सर्किट कैसा बन जाएगा, ये एक सेल है, ये EMF है, फिर सेल है, फिर मतलब सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके अंदर ही है, और रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि ये है। तो कुल मिला के ये कम्बिनेशन है यहाँ से यहाँ, और इसको किसी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के थ्रू जोड़ा हुआ है, पहली बात। और उसने ये कहा है कि इसके लिए जो सारी सेल्स आइडेंटिकल है यहाँ पे, इसके लिए हमने जो सर्किट के लिए जो EMF मतलब जो V बना लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस V वर्सेस I का ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस V वर्सेस I का ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, और वो V वर्सेस I का ग्राफ आपके सामने है। क्लियर है? आपको क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, पहला EMF हर एक सेल का, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल का, तीसरा वो करंट बताना है जहां पर मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी सर्किट में। तो प्यारे जवानों पहले मुझे एक बात बताओ यार, ये जो 4 सेल हैं, जब इन चारों सेल्स का इक्विवेलेंट लिखेंगे तो यदि एक सेल का EMF E है तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में अच्छे से बता चुका हूं, हर एक सेल का EMF E है तो भाई 4 है, तो चारों का EMF कितना आ जाएगा 4E, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो भाई यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 4R। इसका मतलब ये सर्किट बन गया हमारे पास, इस तरह से बन गया। अब भाई साहब मुझे एक बात बताइए आप लोग, सर्किट में टोटल करंट को हम I मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यदि कोई आपसे कहता है कि साहब याद करो एक रिलेशन, एक सेल था हमारे पास, सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और जवानों अपने पास एक रिश्ता था V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। याद आया कुछ, V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। और यदि हम जवानों यहाँ पर V वर्सेस I का ग्राफ देखेंगे तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ, तो मैं I वाली टर्म्स को आगे लिख दूँ, तो माइनस आई इंटू आर आगे प्लस E, तो इसका नाम यदि हम y रखें, इसको हम यदि x से रिप्रेजेंट करें, तो एक्चुअल में ये किसकी फॉर्मेट है, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्मेट है। और ये y इक्वल टू mx प्लस c का मतलब है साहब स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है, और वही चीज अपने को यहाँ गिवन है। अब इस इक्वेशन में एक जो बात इंपॉर्टेंट है, एक जो बात खास है, अहम जो बात है वो ये है कि इसका जो इंटरसेप्ट है वो क्या होता है, EMF। यदि एक सिंगल सेल के लिए मैंने ये बात लिखी, लेकिन अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, नेट EMF, इसके लिए क्या लिखूंगा, नेट रेजिस्टेंस, जो भी सर्किट का है वो इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का। तो यदि मैं नेट सर्किट के लिए लगाना चाहूंगा तो मैं सर्किट में क्या लिखूंगा, नेट के लिए इक्वेशन लिखूंगा, तो मैं ये तो लिखूंगा V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। ये टर्म भी नेट के लिए, 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 सारी नेट के लिए है। और उस केस में भी यदि मैं V वर्सेस I का ग्राफ देखूंगा तो उसके लिए EMF जो आएगा नेट, वो इसका इंटरसेप्ट ही होगा। और यहाँ पर जो नेट EMF है वो कितना दे रखा है अपने को, 5.6 दे रखा है, और भाई यूनिट्स लिखी नहीं मैंने, वोल्ट में है, ठीक है, तो और इधर एम्पियर में, ऐसा यूनिट्स में है। तो भाई साहब क्या होगा कि इसका मतलब ये जो V नेट दे रखा है, मतलब ये जो वैल्यू लिखी 5.6, इट इज़ द E नेट, तो इसका मतलब ये है 5.6 वोल्ट, और E नेट किसके इक्वल होगा आपको पता चल चुका है, यहाँ से 4 इंटू E होगा। इसका मतलब 5.6 यहाँ पे करेंगे, इसका मतलब EMF की जो वैल्यू आएगी दिस इज 1.4 वोल्ट, इट इज़ द EMF। क्लियर है? अब यदि भाई साहब कोई आपसे पूछता है कि 4R मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ, तो आपको बताया था मैंने, जाना यदि ये वाला एंगल थीटा है तो tan थीटा जो है वो स्लोप होगा, और स्लोप जो है वो यहाँ पे माइनस आर नेट के बराबर है। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि जब ये एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल अल्फा है,
तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री होती है और हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू या थीटा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। तो ये 180 जो माइनस अल्फा वाली वैल्यू है, यदि हम इसको यहाँ रख दें तो इट इज टेंजेंट 180 माइनस अल्फा, इट कम्स आउट टू बी माइनस आर नेट। और ये क्या होता है, टेंजेंट 180 माइनस अल्फा, इट इज माइनस 10 अल्फा गाइस। तो माइनस 10 अल्फा इक्वल टू माइनस आर नेट, और कुल मिला के हमारे पास जो बनेगा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब आर नेट इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो आर नेट इक्वल टू 10 अल्फा आ गया, मतलब ये वाला एंगल अल्फा, इसका tan थीटा ले लो। तो भाई साहब इसका tan थीटा निकालना बेहद आसान है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट मीन्स 5.6 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 2.8। ये किसके इक्वल आएगा भाई, ये 5.6 डिवाइडेड बाई 2.8 जो आएगा 10 अल्फा आएगा, और यही हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस। लेकिन नेट रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, किसके इक्वल है आपको मालूम है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये 4R के इक्वल है, तो हम इसको 4R से रिप्लेस कर देंगे। ये तो लिख लिया होगा आपने, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो बात बनेगी वो क्या बचने वाली है भाई, कि हमारे पास ये जो नेट रेजिस्टेंस आया है इसको हम 4 इंटू आर से लिखेंगे। तो एक आर की जो वैल्यू आएगी 2.8 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 0.7 ओम, 0.7 ओम। ठीक है, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, हर एक सेल का इतना इंटरनल रेजिस्टेंस है, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। क्लियर है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का कोई सस्पेंस तो नहीं है, बहुत बढ़िया है मेरे प्यारे जवानों। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आगे एक छोटी सी बात और बताता हूँ, क्योंकि उसने पूछी थी अपने से कि भाई वो करंट बताओ जहाँ पे पावर मैक्सिमम हो रही है। अरे यार याद करो आप, जब पावर मैक्सिमम होती है तो उस केस में क्या होता है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। प्यारे जवानों, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया अपने पास, नेट लिखना है, नेट, एक का नहीं, क्योंकि सर्किट में जो लग रहा है वो नेट, तो नेट था ये 2.8, तो ये भी कितना आएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कितना आएगा 2.8। तो अब तो करंट आसानी से निकाल सकते हो आप, आपको पता है कि करंट कितना आएगा सर्किट में, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अब यहाँ थोड़ा सा देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात थी, यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली बात थी। यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, वो क्या सोचते हैं कि साहब नेट रेजिस्टेंस की बजाय यहाँ एक सेल का रेजिस्टेंस और एक, भाई एक के अक्रॉस को भी लगा हुआ है, ये पूरा कॉम्बिनेशन एक सेल का काम करेगा। ठीक है, तो उस हालात में अपने को यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस लिखना था और ये नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पर नेट ईएमएफ कितना है, अगेन 4 गुना ईएमएफ ऑफ वन सेल, दैट इज 5.6, सारा सीधा वही लिख देता हूँ, नेट ईएमएफ यही तो था इंटरसेप्ट, डिवाइडेड बाई नेट रेजिस्टेंस। अब भाई नेट रेजिस्टेंस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कितना है 2.8 और इंटरनल भी कितना होगा भाई 2.8, कुल मिला के आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। मेरे प्यारे जवानों, इसका मतलब 1 एम्पियर वो करंट होगा जहां पर सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड होगी। हाँ, 1 एम्पियर से ज़्यादा करोगे या कम करोगे, देखो यहाँ तो 2 एम्पियर भी करंट है, यहाँ तो हाफ एम्पियर भी होगा, 0 से शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं 1 मान लो यहाँ है, तो उससे पहले भी उससे बाद में भी है। तो पावर वहाँ मैक्सिमम नहीं है, पावर मैक्सिमम 1 एम्पियर पर है और वही करंट अपने से पूछा गया था। तो प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना है। ग्राफ दे रखा था V वर्सेस I के बीच में, SI यूनिट्स में ग्राफ दे रखा था, ये एम्पियर में दे रखे हैं, ये वोल्ट में दे रखा है। हमें पता है V वर्सेस I ग्राफ का हमेशा जो इंटरसेप्ट आएगा वो EMF आएगा, नेट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यदि एक से ज़्यादा सेल हैं तो। और यदि स्लोप की बात करें तो इस ग्राफ का स्लोप जो आएगा वो -R के बराबर आएगा, मतलब। लेकिन यदि हम इस तरफ वाली लाइन का निकाल लें, tan अल्फा निकाल लें, तो वो +R के बराबर आता है। मैथमेटिकली मैंने 2 बार कराया आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में मैंने उससे पहले जो EMF वाला पार्ट कराया था उसमें भी मैंने ये बात आपको अच्छे से बताई थी। तो प्यारे जवानों, देखो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा सा है, प्यारा सा है, तो इसको आपको तसल्ली से करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक हंसते मुस्कुराते फिजिक्स पढ़ो, आनंद आएगा, मगन रहो फिजिक्स पढ़ने में। गुड बाय, टेक केयर।